केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, स्टेट पीएससी में तो एक ट्रेंड चलता रहता है कि वो वहाँ पर क्या करते हैं, विकल्प देते हैं, और वो भी विकल्प जो है वो डिस्क्रिप्टिव दे देते हैं। तो जैसे मान लीजिए वहाँ पर उन्होंने विकल्प दे दिया कि नई शिक्षा नीति को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलिए अब हम और स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 की जगह लेगी। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है वो 1976 की जगह नहीं लेगी, बल्कि वो 1986 की जगह लेगी, 1986 की जगह लेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1992 में इस शिक्षा नीति में संशोधन भी किया जा चुका था, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला है कि अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। हमारे यहाँ जो भी रिसर्च और अनुसंधान के जो भी कार्य होते हैं उनको विकसित करने के लिए, उनको इन्हेंस करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। ये प्रावधान नई शिक्षा नीति में किया गया है। और अगला है कि एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो कि 2020-21 होगी, NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। ध्यान रखिएगा संस्था का नाम, कि ये जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा होगी वो NCERT के द्वारा विकसित की जाएगी। तो चौथा स्टेटमेंट भी इसका सही है। इस प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब इस शिक्षा नीति से जुड़े कुछ और बेहद खास प्रावधानों को देखते हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शिक्षा नीति में ये बताया गया है कि एक समान जो है शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करवाई जाएगी। यहाँ पर एक डेटा है कि 2 करोड़ बच्चे जो पहले मुख्य धारा से बाहर थे, उनको इस शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि उनको किस तरीके से स्कूली शिक्षा के तहत लाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है स्कूली शिक्षा को लेकर के, जो हमारे यहाँ 10+2 की जो है स्ट्रक्चर मौजूद थी, उसको अब 5+3+4 में कन्वर्ट किया गया है। और इस 5+3+4 के तहत जो है प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, प्री स्कूली शिक्षा होती है, जिसको आप आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग के फॉर्मेट में देखते हो, तो उसको यहाँ पर 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, इस तरह के सारे स्टेटमेंट को वो कूट के फॉर्मेट में दे देंगे और आपको नीचे विकल्प दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कूट में से सही कूट का चयन करें। तो इसलिए इस रूल्स को एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। एक प्रावधान ये महत्वपूर्ण है कि जो हमारे यहाँ शिक्षा मंत्रालय जो है अब बनाया जाएगा। एट प्रेजेंट जो हमारे यहाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जिसके जो है मिनिस्टर जो हैं, जो या कह सकते हैं कि जो वहाँ के केंद्र मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तो अब जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया जाएगा और शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। और अगली महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी, जो कि शिक्षा मंत्रालय यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ही इसको जो है स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए ताकि जो संख्यात्मक ज्ञान है उस पर जो है स्टूडेंट का, छात्र का, बच्चे का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको प्रैक्टिकल अनुभव हो सके, तो इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी। और इस शिक्षा नीति में व्यवहारिक कौशल को जो है, व्यवहारिक जो है नॉलेज को, प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया गया है। इस तरह के दरअसल जो ज्ञान होते हैं, व्यवहारिक ज्ञान होते हैं, वो बच्चे के जो है समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद में एक और बात कही गई है कि पाठ्यक्रम को कम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्यक्रम ना रहे। तो दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा कि लिखा है कि स्कूलों में 6ठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो सकेगी, इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। तो यानी कि अब जो है जो व्यावसायिक शिक्षा है, जो प्रैक्टिकली शिक्षा होती है, जो रोजगार उन्मुखी शिक्षा होती है, वो 6ठे ग्रेड से ही होगा। और इसके साथ साथ में जो है इंटर्नशिप यानी कि बच्चा जो होगा वो कमाई भी कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा का माध्यम रखने पर जोर दिया जाएगा 5वीं ग्रेड तक, और अच्छा हो कि कक्षा 8 तक, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने की बात कही गई है। कक्षा 5 तक तो जाहिर तौर पे स्पष्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अगर कक्षा 8 तक होगा, 8वीं ग्रेड तक होगा, तो वो और ज़्यादा सही होगा। यानी कि एक प्रकार से जो हमारे यहाँ त्रिभाषा फार्मूला है
उसको भी यहाँ पर जो है लोकल लैंग्वेज के साथ में उसको अपनाया गया है। संस्कृत जो है भाषा की भी बात बताई गई है कि संस्कृत भाषा को भी एक विकल्प के रूप में चुना जा सकता है, जो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक त्रिभाषा फार्मूले का जो मुद्दा चल रहा था उसको भी नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। और उसके बाद में शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। बताया गया है कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक तैयार किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा। 2022 तक ये प्रावधान विकसित किया जाएगा। और बात अगर हम उच्चतर शिक्षा की करें, हायर एजुकेशन करें तो वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात जो है उसको 50% बढ़ा करके किया जाएगा, क्योंकि 2018 के उपलब्ध डेटा के अनुसार वो अभी सकल नामांकन जो अनुपात है वो 26.3% है। उच्चतर शिक्षा संस्थान में 3.5 करोड़ नई सीटें भी जोड़े जाने का प्रावधान है। उच्चतर शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया है कि जैसे हमारे यहाँ BA BSc या कुल मिलाकर के जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं वो 3 साल के होते हैं। तो अगर अभी आप जो है मान लीजिए 2 साल का प्रोग्राम पूरा करते हैं और लास्ट ईयर अगर मान लीजिए उसको आप छोड़ देते हैं तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। इस शिक्षा नीति में प्रावधान ये किया गया है कि जो भी प्रोग्राम होंगे वो 4 साल के होंगे। अगर आप 1 वर्ष तक उसको पूरा करते हैं तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष तक पूरा करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 वर्ष बाद जो है स्नातक की डिग्री, और 4 वर्ष बाद जो है शोध के साथ में जो है आपको स्नातक की डिग्री मिलेगी। उसके बाद में एक और अच्छी बात यहाँ पर ये की गई है कि अगर मान लीजिए आप 2 वर्ष बाद जो है डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और दोबारा आकर के आप उसको जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना जो है UG पूरा करना चाहते हैं, तो आपको 2 वर्ष वाले डिप्लोमा के बाद से आपको जो है जो तीसरे साल का जो एडमिशन होगा वहाँ पर आपको वो एडमिशन प्राप्त हो जाएगा। शिक्षा नीति में भारत उच्च शिक्षा आयोग के गठन की बात कही गई है, और साथ ही में यह भी बात बताई गई है कि 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति किया जाएगा इस शिक्षा नीति के माध्यम से। प्लस टोटल GDP का जो है 6% शिक्षा पर जो है इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि एट प्रेजेंट 4.4% ही है। तो नई शिक्षा नीति से जुड़े ढेर सारे जो प्रावधान हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण थे उसका यहाँ पर हमने डिस्कशन कर दिया है। और नेक्स्ट है कि 29 जून 2020 को भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत लगाया गया? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत जो है इस ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इस ऐप पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। तो ये पूछा जा सकता है कि किस संस्था ने सिफारिश किया था? तो इसको किया था भारतीय साइबर अपराध केंद्र ने। और अगली न्यूज रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को लेकर के है। 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य पूछा जा रहा है कि सही नहीं है? तो पहला है कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना के अंतर्गत 250 मेगावाट की 4 सौर इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 4 सौर इकाइयाँ नहीं स्थापित की गई हैं, 250 वाट की 3 सौर इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यह परियोजना रीवा जिले के गुड़ तहसील में 1590 एकड़ क्षेत्र में स्थापित की गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि यह परियोजना भारत में और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट परियोजना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सिंगल साइट परियोजना है, भारत में सबसे बड़ी है प्लस एशिया में भी सबसे बड़ी है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। अगला है कि यह परियोजना प्रतिवर्ष 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। तो जितना 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उत्सर्जन होता है उसके बराबर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो है पर्यावरण के प्रति लेकर के कितना ज़्यादा जागरूक है, और अंतर्राष्ट्रीय पहल में जो भारत की भागीदारी है पर्यावरण के प्रति वो कितनी जिम्मेदारी से भारत इसका निर्वहन कर रहा है। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट भी इसका सही है। आइए इस परियोजना से जुड़े और बहुत सारे तथ्य देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए 750 मेगावाट की इस पूरी परियोजना की क्षमता है। तो मान लीजिए स्टेटमेंट में दे दें कि अल्ट्रा रीवा मेगा पावर प्रोजेक्ट की जो क्षमता है वो 750 मेगावाट है। तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है वो देख लेते हैं। तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड जो है संयुक्त रूप से इसकी जो है कार्यान्वयन एजेंसी का दायित्व संभालेगा, यानी कि ये एक प्रकार का संयुक्त उद्यम है। अगला है इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा, देखिए संस्था का नाम ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक द्वारा ऋण राज्य शासन की गारंटी के बिना क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के तहत सस्ती दरों पर प्रदान किया गया है। परियोजना की पूरी लागत 4000 करोड़ रुपए है।
उसके बाद में अगला तथ्य इससे जुड़ा महत्वपूर्ण 2 और हैं, जिसमें से यह है कि इस परियोजना को नवाचार और उत्कृष्टता के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट्स अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए ए बुक्स ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग्स पुस्तक में शामिल किया गया है। तो कितने सारे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से बन रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं परियोजना की क्षमता को लेकर के, परियोजना की लागत को लेकर के, और जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो इसको मदद मिल रही है उसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं जो महत्वपूर्ण हैं। और अगला है कि वंदे भारत मिशन के तहत 1000 से अधिक उड़ानों का संचालन किया जाएगा। तो ये जो है संचालन किया जाएगा तीसरे एवं चौथे चरण में। वंदे भारत मिशन के तीसरे एवं चतुर्थ चरण की घोषणा 20 जून 2020 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा की गई, जिसके तहत तृतीय एवं चतुर्थ चरण में संचालित होने वाली उड़ानों में निजी एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के द्वारा 1050 उड़ानों के संचालन की घोषणा की गई है। एयर इंडिया के द्वारा 300 एवं भारत के निजी एयरलाइंस के द्वारा 750 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 300 जो किया जाएगा वो एयर इंडिया के द्वारा किया जाएगा एवं 750 निजी एयरलाइंस के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एयर इंडिया एकमात्र विमानन कंपनी है जो यूके, यूएसए यानी कि अमेरिका, यूरोप एवं कनाडा के लिए उड़ानों का संचालन करती है, जबकि अन्य सभी प्राइवेट एयरलाइंस जो है वो अल्प दूरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक ही सीमित हैं। यानी कि जितनी प्राइवेट जो है विमानन कंपनियां हैं वो सिर्फ ज़्यादा नहीं अल्प दूरी के लिए ही उड़ान भरती हैं, जबकि एयर इंडिया जो है वो लंबी दूरी के लिए उड़ान भरती है। यहीं पर थोड़ा सा वंदे भारत मिशन को जान लेते हैं, जिसकी शुरुआत जो है मई 2020 में की गई थी। कोविड-19 के परिणामस्वरूप जो भी भारतीय थे जो विदेशों में फंसे हुए थे उनको जो है घर वापसी के लिए जो है इस अभियान की जो है इस मिशन की शुरुआत की गई थी। और अगला है कि 30 जून 2020 को केंद्र सरकार ने अफस्पा कानून के तहत अगले 6 माह के लिए नागालैंड को फिर से अशांत क्षेत्र घोषित किया। यह घोषणा अफस्पा की किस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई? यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो अफस्पा कानून है, अफस्पा कानून के तहत किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत नागालैंड को भी अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन किस धारा के तहत जो है केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे अशांत घोषित किया? तो इसका उत्तर होगा सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 की धारा 3, यानी कि धारा 3 के तहत जो है अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और नेक्स्ट है कि 7 जुलाई 2020 को जलवायु कार्यवाही पर चौथी मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। बैठक की अध्यक्षता यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा ने संयुक्त रूप से की थी। और इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 30 देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और अगली न्यूज़ राफेल विमानों से लेकर के जुड़ी हुई है। जुलाई 2020 में फ्रांस ने भारत को 5 राफेल की आपूर्ति की। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला है कि 27 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमानों ने डसॉल्ट एविएशन फैसिलिटी मैरी ग्रैग फ्रांस से उड़ान भरी। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि इन विमानों ने डसॉल्ट एविएशन फैसिलिटी मैरी ग्रैग से, जो कि फ्रांस में है, यहाँ से उड़ान भरी थी। और दरअसल ये जो डसॉल्ट कंपनी है उसी ने राफेल विमानों को जो है निर्मित किया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि राफेल विमान फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट द्वारा निर्मित है, जिसको लेकर के 2016 में 59,000 करोड़ रुपए का जो है 36 राफेल विमानों को खरीदने का भारत सरकार और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें से 10 विमानों की आपूर्ति समय से पहले निर्धारित कर ली गई है, जिसमें से 5 विमान जो है भारत में आ चुके हैं और 5 प्रशिक्षण के तौर पर फ्रांस में रहेंगे। 2021 तक सारे के सारे विमान भारत को सौंपे जाएंगे। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यानी कि पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर देखिए सही होगा। दूसरा है कि 29 जुलाई 2020 को इन विमानों ने अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग की। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कि इन विमानों को अम्बाला की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया, जिसे गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट यानी कि सी भी सही है। चौथा है कि इन 5 विमानों में 2 1 सीटर और 3 2 सीटर है। तो देखिए चौथा स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि 1 सीटर जो विमान है उनकी संख्या 3 है और 2 सीटर जो विमान है उनकी संख्या 2 है। ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर जुड़ा हुआ है कि यात्रा के दौरान ये विमान संयुक्त अरब अमीरात में फ्रांस संचालित अल दफरा हवाई अड्डे पर रुके। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि अल दफरा हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात पे है, और जिसका संचालन जो है, जिसका
मैनेजमेंट प्रबंधन जो है वो गवर्निंग करता है फ्रांस, यानी कि ये फ्रांस का जो है हवाई अड्डा है, संयुक्त अरब अमीरात में जो है संचालित होता है। यात्रा के दौरान भारत से जो है फ्रांस के बीच की जो 7,000 किलोमीटर की यात्रा है, तो फ्रांस से भारत आते समय संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा हवाई अड्डे पर जो है इन विमानों ने जो है यहाँ पर लैंडिंग की थी। उसके बाद में राफेल विमान प्राप्त करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। फ्रांस के अलावा मिस्र और कतर के पास भी यह विमान है। अब राफेल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। यह विमान हवाई निगरानी, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक एवं परमाणु अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। विमान में लगी 30 mm की तोप 2,500 राउंड गोले दाग सकती है, यानी कि 30 mm की यहाँ पर तोप लगी हुई है, जहाँ से 2,500 राउंड के गोले दागे जा सकते हैं। गति जो है 1.8 मैक है। वहीं पर एक बार उड़ान भरने के बाद में 3700 किलोमीटर तक की जो है वो सफ़र कर सकता है।